हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एपिसोड नंबर 5 घटना चक्र करंट अफेयर्स का, जिसमें हम अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लानिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कमेटीज़ वगैरह बनती हैं, सिटीज़ वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल, क्योंकि सारे क्लासेस, लेक्चर, पीडीएफ वगैरह मैं सब कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं आज हमारा बैच स्टार्ट हुआ है 25 नवंबर को शाम को 6 बजे से। अगर आप ये कोड लगाते हैं VIP लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में गिवन है, नहीं तो आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पर जाके ये कोर्सेज बाय कर सकते हैं। और इन बैचेज में हम आपको 1000 आवर लाइव कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसका हर क्लास का रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेगा। प्लस जो है हर क्लास के साथ PDF मिलेगी, PPTs मिलेंगी और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके अपना कोर्स बाय करते हैं और ये कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिल्म अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए जी, पहला तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है 2022 का, ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपका सही है? तो बेस्ट फीचर फिल्म जो है मलयालम फिल्म जो है आटम को जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ये ऑप्शन सही है। और ये फिल्म डायरेक्ट करी थी आनंद इकारशी ने। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? C इज द राइट आंसर। और ये नेशनल फिल्म अवार्ड जो देते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो मिनिस्ट्री होती है, ये अवार्ड हमें प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर C। द मूवी कंटारा, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है क्या सही। इस मूवी ने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता है। ये ऑप्शन जो है आपका गलत। और इस मूवी ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। ये ऑप्शन आपका सही है। पहला गलत, दूसरा सही। सेकंड ओनली द राइट वन। देखो, अभी हमने बात करी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये हमें डेटा प्रोवाइड किया है, इसमें कंटारा जो मूवी है आपकी कन्नड़ में बनी हुई है, कन्नड़ भाषा में, और इसको डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने, ऋषभ शेट्टी। ठीक है। और जो आपके जो कि जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, लेकिन बेस्ट डायरेक्टर की बात करी जाए तो सूरज बरजातिया को मिला है। सूरज बरजातिया, ये सूरज बरजातिया जो है ये राशि फिल्म के साथ लिंक करते हैं और इन्होंने एक मूवी बनाई थी ऊंचाई, ऊंचाई हिंदी में, तो उसके लिए इनको जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर B द राइट वन। देखिए जी, आपके सामने है। अच्छा, कंटारा मूवी को डायरेक्ट भी जो है ऋषभ शेट्टी ने किया था, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गोल्डन कॉन्च अवार्ड जो है ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का है। तो ये किस मूवी को मिला है? ये कॉन्च जो है ये आपका 18वां जो है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड था। ये जो अवार्ड मिला है ये गोल्डन थ्रेड को मिला है। ऑप्शन नंबर 1 द गोल्डन थ्रेड। और इसको डायरेक्ट किसने किया है? निष्ठा जैन, निष्ठा जैन ने। इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर A। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है। ये अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म के लिए मिला है, जो है जिसका नाम है आपका कैचिंग डस्ट, उसको मिला है। ये ऑप्शन गलत है दिया। और जो क्लोजिंग फिल्म थी इस फेस्टिवल की थी वो थी द फीदर वेट। ये ऑप्शन सही है। पहला गलत, दूसरा सही। ऑप्शन नंबर B इज द राइट वन। देखो, जब ये फिल्म फेस्टिवल हुआ है तो इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जॉइंटली ऑर्गेनाइज करवाया गया है आपका, दैट इज बाय द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, प्लस एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा पणजी, इनके द्वारा जो है ये जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इसमें आपकी ओपनिंग मूवी थी कैचिंग डस्ट, जिसको डायरेक्ट किया है स्टुअर्ट गैट ने। मिड फेस्ट फिल्म थी अबाउट ड्राई ग्रासेस, जिसको डायरेक्ट किया है नूरी बिल्गे सेलन ने। क्लोजिंग फिल्म जो है फेदर वेट थी, जिसको रॉबर्ट कोलोनी ने डायरेक्ट किया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है बेस्ट मूवी के लिए मिला था एंडलेस बॉर्डर्स पर्शियन भाषा में, जिसको डायरेक्ट किया है अब्बास अमीनी ने डायरेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन था और ये ऑप्शन था, ये आपका ऑप्शन राइट है, यानी कि बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सेकंड ओनली इज द करेक्ट वन। 77 जो है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 का हुआ है, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है।
ये पाल्मे दी और अवार्ड जो है बेस्ट मूवी के लिए गया है इंडियन फिल्म ऑल दे इमेजिन एज लाइट को। ये ऑप्शन गलत है। बेस्ट फिल्म के लिए जो अवार्ड है वो गया है अनोरा को। और द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है आपका गया है अनोरा को, नहीं। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो गया था ये ऑल दे इमेजिन एज लाइट इसको गया है। तो मतलब ये रिवर्स स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। नीदर वन नॉट टू इज द राइट वन। और ये जो है 77th कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो है ऑल दे इमेजिन एज लाइट, ये जो मूवी को डायरेक्ट किया है पायल कपाड़िया ने, पायल कपाड़िया। और ये पहली इंडियन फिल्म मेकर बनी है जिसको ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? डी का राइट आंसर, नंबर वन नॉट टू। फिल्म ओपन हैमर के लिए आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है। इस मूवी ने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ऑस्कर अवार्ड में, जो कि 96 अवार्ड था आपका, 96 ऑस्कर अकादमी अवार्ड था। बिल्कुल सही है ये पॉइंट। डायरेक्टर जो है इस मूवी के, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा जी? सी द राइट आंसर। दोनों के दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, ये जो अवार्ड है आपके, ये 96 जो अवार्ड हुआ है फिल्म ओपन हैमर के लिए, ये हुआ कहाँ पे था? दैट इज इन द डॉल्बे थिएटर लॉस एंजलिस में। यहाँ पे ये अवार्ड देखने को मिले थे यूएस में। बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ओपन हैमर को मिला है, और इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था क्रिस्टोफर नोलान, क्रिस्टोफर नोलान, ओपन हैमर के। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बोथ 1 and 2 इज द राइट वन। 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 आपका हुआ है, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेट सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है एमा स्टोन को मिला है, ये ऑप्शन सही है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला है, ये भी ऑप्शन सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। देखिए, ये जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड मिला है, सॉरी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को मिला है। एमा स्टोन को उनकी मूवी डेट इज पुअर थिंग्स के लिए ये अवार्ड मिला है, पुअर थिंग्स। ठीक है, और ये सपोर्टिंग एक्टर का जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला है, ये ओपन हैमर के लिए इनको मिला है। और बेस्ट एक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, बेस्ट एक्टर की, तो वो मिला है सिलियन मर्फी, किलियन मर्फी को मिला है, और इनकी मूवी का नाम है ओपन हैमर। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी इज द राइट वन। 30th एनुअल स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड 2024, इसमें आपको पॉइंट बताना कौन सा सही है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है सिलियन मर्फी को मिला है, ये ऑप्शन सही है। एक्ट्रेस का अवार्ड जो है एमा स्टोन को मिला है, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 30th एनुअल स्क्रीन अवार्ड था, ये आपका लॉस एंजलिस में हुआ है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो सिलियन मर्फी को मिला है ओपन हैमर के लिए, ओपन हैमर के लिए। और जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है एमा स्टोन को नहीं मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है लिली ग्लैडस्टोन, लिली ग्लैडस्टोन। ठीक है, और मूवी थी आपकी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। ठीक है, और इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है कास्ट इन मोशन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कास्ट इन मोशन पिक्चर जो है वो अवार्ड मिला है ओपन हैमर को। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। कौन सा म्यूजिक ग्रुप है जिसने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीता है 66वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2024 में? तो वो जीता है जी इन्होंने 66वें में शक्ति बैंड ने। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर। शक्ति बैंड ने जो है ये अवार्ड जीता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारे लोग हैं। का नाम है जॉन मैकलाफिन, एंड तबला जो तबला के उस्ताद हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन जो सिंगर हैं, सेला वगनेश, वी गणेश राजगोपालन, ये सारे लोग जो हैं इसमें हैं ये आपके सामने हैं। और जाकिर हुसैन जी को ग्रैमी अवार्ड मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए। उनका ट्रैक था पाश्तो, और इसमें फीचर हुए हैं राकेश चौरसिया, बेला फ्लेक एंड एडगर मेयर। तो इनके लिए जो है इनको अवार्ड मिला है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? बी, शक्ति बैंड के लिए ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा इंडियन प्रोड्यूसर है जिनको ऑनर हुआ है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 के लिए? तो ये मिला है जी एकता कपूर को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये हुआ कहाँ पे था?
न्यूयॉर्क सिटी में यूएस में देखने को मिला था, और ये पहली इंडियन प्रोड्यूसर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, एकता कपूर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सी एक्ट्रेस ने अवार्ड जीता है मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में। तो ये मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है नयनतारा ने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 69th फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुआ है जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है रणबीर कपूर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दैट इज आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट को, ठीक है। और बेस्ट फिल्म की अगर मैं बात करता हूं तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है बारबी फेल को मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे प्लान, इनिशिएटिव, स्कीम्स, प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए हैं। जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया है, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है। ये इनिशिएटिव जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है सूरत गुजरात में। नो डाउट ये सूरत गुजरात में है, लेकिन ये होम मिनिस्टर के द्वारा नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 1 इज द इनकरेक्ट वन। इनके अंतर्गत 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। बिल्कुल सही है पॉइंट है कि इसमें जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये स्ट्रक्चर्स आपके कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे जिससे वाटर सस्टेनेबिलिटी जो है आपकी बढ़ाई जा सके। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2। नेक्स्ट है जी विजियो नेक्स्ट के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। ये इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये ऑप्शन सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया जी के द्वारा, ये ऑप्शन गलत है, इनको यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया था, गिरिराज सिंह ने, ये ऑप्शन गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। अब क्वेश्चन ये है कि ये है क्या। देखिए ये एक फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने यूज किया है, जिसमें हम कंबाइन करेंगे AI और EI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जिससे हम रिसेंट में आने वाले फैशन ट्रेंड्स हैं उनके बारे में जान पाएंगे। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग वन। रीसेट प्रोग्राम है आपका, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। रीसेट का मतलब क्या होता है, दैट इज रिटायर्ड एथलीट एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, रिटायर्ड एथलीट एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। तो दिस इज द आपका पूरा फुल नेम रीसेट का, ठीक है। अब ये प्रोग्राम जो है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, इसको लॉन्च किया गया है आपके यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा, ये ऑप्शन जो है सही है। और इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया था, नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर लॉन्च किया गया था, दैट इज 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था, जिसका एम था जितने भी रिटायर्ड एथलीट्स हैं उनको न्यू स्किल्स प्रोवाइड करना, ये आपका नया इनिशिएटिव, ठीक है, रीसेट। उसके बाद है लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, ये पहला इंस्टीट्यूट है जहां पे ये प्रोग्राम को जो है को लगाने जा रहे हैं, ये ऑप्शन सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी द राइट आंसर। और ये प्रोग्राम जो है ऐसा प्रोग्राम है जिसे हम पहले पायलट बेसिस पर लगाएंगे, तभी तो ये पहला इंस्टीट्यूट है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आपका बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, रोड टू स्कूल ये प्रोग्राम है, रोड टू स्कूल के प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है। ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वाराणसी में। देखिए ये प्रोग्राम जो है रोड टू स्कूल लॉन्च प्रोग्राम जो है, ये आपको बता दूं कि ये चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है, और ये वाराणसी में नहीं, ये वाराणसी में ना करके गोरखपुर में किया था, और अंडर द निपुण भारत मिशन के अंतर्गत, और ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है 20 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम जो है इज सपोर्टेड बाय द बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड अशोक लीलैंड एंड लर्निंग स्किल फाउंडेशन इनके द्वारा किया गया है। और ये निपुण भारत जो है दैट इज कॉल्ड आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये बात करता है।
अब बात ये है कि ये प्रोग्राम जो है इनके द्वारा फाउंड किया गया है, ये ऑप्शन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसमें हमारा जो गोल है, रोड टू स्कूल प्रोग्राम का जो गोल है, इसमें हमने लिटरेसी और न्यूमेरिकल स्किल्स जो है आपके फाउंडेशनल गोल है आपका 2025 तक का, जिसमें आपने यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी देनी है बच्चों को, 3 से 9 साल के बच्चों को 2025 तक लिटरेसी एंड स्किल्स आपको प्रोवाइड करने हैं बच्चों को, 3 साल से 9 साल के बच्चों को 2025 तक। पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP क्या है? ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है क्या? देखिए, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि प्रमोट करेगा ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूल ओवर द ट्रेडिशनल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इनिशिएटिव जो है एम करता है जिसमें हम प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम आएंगे और जो ट्रेडिशनल फ्यूल हम यूज़ करते हैं उसको हटा के, तो हमने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करना है, इन्वायरमेंट को प्रमोट करना है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्लीन प्लांट प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है ये ऑपरेट किया गया है अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, बताऊंगा मैं इसके बारे में। ये प्रोग्राम जो है ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी 1765 करोड़ रुपए, ये आपका ऑप्शन सही है। अब ये प्रोग्राम जो है अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा, और इसको इंप्लीमेंट किया गया है इस इन्वेस्टमेंट से 1765 करोड़ रुपए की लागत से। पहला गलत है और दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है। ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया है खांडवा डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में किया गया है, ये ऑप्शन आपका सही है। और इसको कमीशन किया है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। और ये लोकेटेड है ओमकारेश्वर में और खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा पॉइंट कहता है इसकी टोटल कैपेसिटी जो है 120 मेगावाट है। ये ऑप्शन गलत है जी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है 90 मेगावाट देखने को मिलती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो स्टेटमेंट पहला ही आपका करेक्ट बन जाएगा, ओनली वन इज द करेक्ट वन। चिंकुनला टनल प्रोजेक्ट, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि स्टेटमेंट सही है। चिंकुनला टनल प्रोजेक्ट ये कंस्ट्रक्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, ये ऑप्शन गलत है। ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है लद्दाख में, लद्दाख में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इस टनल का इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा, ये ऑप्शन गलत है। अगेन मैंने आपसे बताया है कि इसको इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर ने किया है। और इसका जो शिंकुल्ला टनल प्रोजेक्ट है ये 4.1 किलोमीटर जो है आपका ट्यूब टनल प्रोजेक्ट है, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और कितने एल्टीट्यूड के ऊपर? 15,800 फीट की हाइट के ऊपर। और कौन से रोड के ऊपर? दैट इज ऑन द निम्मू पदम दर्चा रोड, निम्मू पदम दर्चा रोड के ऊपर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है। तो नीदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट है जी, इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए था, इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पे? पहला पायलट प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए, तो वो किया गया है झारखंड में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। और इसको लॉन्च किसने किया है? ईस्टर्न कोलफील्ड, ईस्टर्न कोलफील्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? कास्ता कोल ब्लॉक, कास्ता कोल ब्लॉक, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जमात्रा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, झारखंड में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कास्ता कोल ब्लॉक, जमात्रा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड, ईस्टर्न कोलफील्ड के द्वारा इंडिया का पहला प्रोजेक्ट जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन करेगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको अप्रूव किया गया है और ये इंडिया का पहला ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट देखने को हमें मिलेगा। ये ऑप्शन गलत है। देखिए जी, पहली बात तो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है, इसका आउटले 7453 करोड़ रुपए का लागत से बनाया जा रहा है। और इसमें स्कीम में 500 मेगावाट कैपेसिटी जो है इंस्टॉल करी गई है आइलैंड ऑफ गुजरात और तमिलनाडु के ऊपर। ये ऑप्शन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर।
गुजरात और तमिलनाडु के ऊपर 500 मेगावाट की कैपेसिटी से है ये विंड प्रोजेक्ट जो है आपका इंस्टॉल किया गया है और पहला ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है ये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। पहला सिविल सेक्रेटेरिएट जो कंट्री में है जो डिपेंड करेगा कंप्लीटली ऑन द सोलर एनर्जी, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकेंगे अपने डेली कंजम्पशन के लिए, वो कहाँ पे हमने लॉन्च कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है आपका नाम है जनता भवन, जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट, जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट, और इसको लॉन्च किया गया है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। और इस लॉन्च से ये पहला सिविल सेक्रेटेरिएट बन चुका है देश जो कि रिलाई कर रहा है सोलर एनर्जी के ऊपर फॉर डेली कंजम्पशन। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, 1 इज द करेक्ट आंसर, असम इज द राइट वन। इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट में। इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में। ये मल्टीपर्पज का मतलब क्या है कि ये थर्मल भी है और इलेक्ट्रिकल भी है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल, और इसको लॉन्च किया गया है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। और कहाँ पे, एट द नाथपा जाखरी हाइड्रो पावर स्टेशन के ऊपर। ये कहाँ पे है, दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1500 मेगावाट की कैपेसिटी है। ये सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है ये प्रोजेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी द राइट वन। मोदी आवास घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई है जितने भी बेनिफिशियरी हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी के, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के, ये इसको लॉन्च किया गया है, ये सही है। ये स्कीम प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करी है महाराष्ट्र में, ये भी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है आपका मोदी आवास घरकुल योजना स्टार्ट करी गई है और ये 3 साल के लिए आपकी स्टार्ट करी गई है, जिसमें हम बनाएंगे 10 लाख घर बनाए जाएंगे ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए, और जिसमें अपकमिंग 3 सालों के लिए जो है आपका 12,000 करोड़ रुपए की लागत से घर बनाए जाएंगे। और इसमें 3 लाख घर जो हैं आपके 3 लाख घर जो हैं 3600 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना सुना होगा आप लोगों ने। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये एक हाउसिंग स्कीम है भारत देश में जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है। इस स्कीम के मल्टीपल कंपोनेंट भी हैं, रूरल, अर्बन, तो ये आपका अलग है। और मोदी आवास घरकुल योजना स्पेशली महाराष्ट्र के लिए लॉन्च करी गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। युविका 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है। ये प्रोग्राम जो है अनाउंस किया गया है स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, ये ऑप्शन सही है। इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नहीं। ये देखिए, ये पहली बात तो ये युविका मतलब क्या है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो है ये युविका प्रोग्राम, इसको अनाउंस किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनके लिए। और ये प्रोग्राम जो है इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को जो अपना करियर परस्यू कर रहे हैं स्टेम कैटेगरी में। व्हाट इज दिस स्टेम कैटेगरी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये प्रोग्राम जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा सो दैट ये अपना स्पेस, साइंस, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को लर्न कर सके प्रॉपर तरीके से। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, पहला ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, 1 ओनली द राइट वन। नमो श्री एंड नमो लक्ष्मी योजना जो है आपकी, ये स्कीम क्या है, व्हाट इज दिस स्कीम। ये स्कीम लॉन्च करी गई है गुजरात स्टेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और ये गुजरात स्टेट ने इसको बजट 2024-25 में इसको लॉन्च किया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया ये स्कीम स्टेट गवर्नमेंट के लिए। नमो लक्ष्मी योजना जो है इसमें हम 50,000 रुपये, 50,000 रुपये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे 4 सालों के लिए, और उन लड़कियों को जो कि 9 क्लास से 12 क्लास तक बच्चियां पढ़ रही हैं। और यहाँ पे श्री नहीं है, नमो सरस्वती है, ये नमो सरस्वती विज्ञान स्कीम, क्या विज्ञान स्कीम। ये नमो सरस्वती विज्ञान स्कीम में हम 25,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे 2 सालों के लिए। जो लड़के और लड़कियां, ठीक है, 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ रही हैं। ध्यान रखना, ये नमो लक्ष्मी जो है लड़कियों के लिए है और सरस्वती विज्ञान जो है 11वीं 12वीं के लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स को जो आपके 9 से 12 साल तक बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां पढ़ रही हैं, ये स्कीम उनके लिए बेनिफिट हो। नमो लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत जो है हम 50,000 रुपये तो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या होगा,
500 रुपया जो है आपका हर मंथ, पर मंथ जो है आपको दिया जाएगा 10-10 महीने के लिए, और क्लास 9th और 10th क्लास की बच्चियों के लिए। और यहाँ पे जो रेस्ट अमाउंट है आपका 10,000 रुपये, वो आपको दिया जाएगा जैसे ही आप 10वीं क्लास आप पास कर जाएंगे। और जो क्लास 11 और 12 वाले छात्र हैं उनको जो है 750 रुपया पर मंथ जो है आपको मिलेगा 10-10 महीने के लिए। और जो बैलेंस है 15,000 रुपये, वो उनको मिलेगा जैसे ही वो क्लास 12वीं अपनी क्रॉस कर पाते हैं तब। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। ये इसी तरीके की ये स्कीम हैं, और ये दोनों स्कीम जो हैं इस साल डिक्लेयर करी गई हैं। गवर्नमेंट ने 1250 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट रखा है वो आपका नमो लक्ष्मी योजना के लिए रखा है, और नमो लक्ष्मी योजना के लिए रखा है, और नमो सरस्वती स्कीम के लिए जो रखा है इन्होंने 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो दैट मीन्स टोटल जो है आपका 1650 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। नंबर डी इज द राइट वन। श्री राम लाल दर्शन योजना, इसमें आपको पॉइंट बताना है ये स्कीम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ये स्कीम जो है अनाउंस करी गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ये ऑप्शन गलत है। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। ये स्कीम के अंतर्गत 20,000 ट्रैवलर जो हैं वो जो भी हर साल पिलग्रिमेज पे जाते हैं, दर्शन हेतु यात्रा करते हैं, उनके लिए ये आपका किया गया है। ये ऑप्शन सही है, पहला गलत दूसरा सही। और इसमें जो है 20,000 पिलग्रिम्स को जो श्री रामलला की जो है रामलला की जो है मतलब यात्रा करते हैं एनुअली, तो उसके लिए ये जो है स्कीम लॉन्च करी गई है, रामलाल दर्शन योजना। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया संकल्प यात्रा, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ये यात्रा जो है लॉन्च करी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा में, ये ऑप्शन गलत है। ये स्कीम लॉन्च करी गई है खुंती झारखंड में लॉन्च करी गई है। इस इनिशिएटिव में आपके बेनिफिट्स दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे अक्रॉस इंडिया सबको मिलेंगे ये बेनिफिट्स। ऑप्शन सही है, पहला गलत दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट हैं हर पार्ट तक जो है प्रॉपर तरीके से पहुंचाए जाएंगे, सो डैट उनको प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें मिलती चली जाएं और हमारा देश जो है आगे बढ़े। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही है। मिशन शक्ति अभियान, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है मिशन शक्ति के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। ये इसका थर्ड फेज लॉन्च हो चुका है अक्टूबर 2023 में बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ये ऑप्शन गलत है। और इसका थीम क्या है? विमेन सेफ्टी इज पैरा अमाउंट, ये ऑप्शन गलत है ये भी। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं, नीदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर। पहली बात तो इसका फोर्थ फेज लॉन्च हुआ है, ठीक है। और फोर्थ फेज जो लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने किया है फॉर द सेफ्टी रिस्पेक्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन, और इसको लॉन्च किया गया है 14 अक्टूबर 2023 में। और चीफ मिनिस्टर ने ऑनर किया है इसरो की विमेन साइंटिस्ट जिसका नाम है रितु करिधल श्रीवास्तव, जो रितु करिधल श्रीवास्तव पद्मश्री अवार्डी हेमू प्रभा फ्रॉम द असम एंड HCL चेयरपर्सन रोशनी नदर मल्होत्रा, ठीक है। तो इन तीन लोगों को जो है इन्होंने ऑनर किया है। और इसका जो थीम है वो है सेफ्टी रिस्पेक्ट एंड एम्पावरमेंट, सेफ्टी रिस्पेक्ट एंड एम्पावरमेंट इज द थीम। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं सो डैट प्रॉपर तरीके से जो है हम जो स्कीम्स है विमेन के लिए अक्रॉस द इंडिया प्रॉपर तरीके से लगा सकें। और ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मिशन शक्ति जो है ये 2 अम्ब्रेला स्कीम्स के अंतर्गत आती है। एक तो है आपका स्कीम संबल जो है वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है विमेन की। एक आती है समर्थ्या स्कीम जो है वो उनको एम्पावरमेंट करके आती है। तो उसके अंतर्गत ये अम्ब्रेला मतलब इन मिशन शक्ति के अंदर ये 2 सब स्कीम्स देखने को संबल सिक्योरिटी, समर्थ्या एम्पावरमेंट की। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च करी गई है बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। इसकी कैपेसिटी जो है 1440 मेगावाट है, ये सही है, पहला गलत दूसरा सही, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये जो लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये आपके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? हेमला विलेज जो कि आपका है रामपुरा तहसील,
खेमला विलेज रामपुरा तहसील नीमुच नीमुच डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया है। खेमला विलेज रामपुरा तहसील नीमुच डिस्ट्रिक्ट में किया गया है और मध्य प्रदेश में किया गया है, न कि उत्तर प्रदेश में। 1440 का मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे विमेन रिजर्वेशन की बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंतर्गत। तो इसमें बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 1/3 रिजर्वेशन होगी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, तो विमेन की रिजर्वेशन 1/3 होगी। ये बात ऑप्शन आपका सही है। जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए वो रिजर्व करी जाएगी विमेन के लिए, ये ऑप्शन गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला। नो डाउट कि उन्होंने 1/3 सीटें बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपका पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वो विमेन को रिजर्व होगी। यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ, तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली। यहाँ पे जो खजांची की पोजीशन है, ट्रेजरर जिसे हम कहते हैं खजांची की, वो विमेन को प्रोवाइड करी गई है। और 9 में से 3 पोजीशन जो हैं वो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंतर्गत वो आपकी विमेन को रिजर्व करी गई हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। पहली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री जिसने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिजेस को, वो कौन सी है, तो वो है जी ग्रीस। ग्रीस ने ये जो है लीगल जो गे मैरिजेस हैं, सेम सेक्स मैरिजेस हैं, उसको लीगलाइज किया है। और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी इज द राइट वन। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ईयर्स, डेज, वीक्स जो इंपॉर्टेंट रहे हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 का, उसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि ये सितंबर 2024 को 27 सितंबर 2024 को किया गया, ये ऑप्शन सही है। जॉर्जिया जो है वो होस्ट कंट्री थी, ये भी ऑप्शन सही है। और इसका थीम क्या था, टूरिज्म एंड पीस, टूरिज्म एंड पीस, दिस इज द मेन थीम। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। वर्ल्ड ओजोन डे के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है, 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया, ये सही है। और इसका थीम था दैट इज कंट्रोल फॉर क्लाइमेटिक चेंज, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसका जो थीम था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग द क्लाइमेट एक्शन, दिस इज द मेन थीम। दूसरा गलत है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ, पहला ओनली, 1 ओनली इज द राइट वन। पहला साइंस नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया कब, ये 23 अगस्त 2024 को सेलिब्रेट किया गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसका जो थीम था वो था टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, और ये आपका मेन थीम था इंडिया स्पेस योगा, तो दिस इज द मेन थीम, टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस नॉट इट्स स्पेस सागा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया गया है कब, ये आपका 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका थीम क्या था, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ऑप्शन नंबर सी, 15 जुलाई इज द राइट वन। पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो है आपका ऑब्जर्व किया गया, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। ये 27 जून को किया गया, गलत, ये आपका 11 जून को ऑब्जर्व किया गया, 11 जून 2024 को। और इसका थीम था स्पोर्ट्स इज ए बेटर फ्यूचर, ये ऑप्शन गलत है। इसका थीम था स्पोर्ट्स क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड, दिस इज द मेन थीम है, तो दूसरा भी गलत है, तो पहला और दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2 इज द करेक्ट आंसर, नीदर 1 नॉट 2। वर्ल्ड अर्थ डे के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है, और ये इसको सेलिब्रेट किया गया 22 अप्रैल को, ये ऑप्शन सही है। इसका थीम था फ्यूचर ऑफ द अर्थ, नहीं, इसका थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक वर्ल्ड अर्थ डे, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2023 का सेलिब्रेट कब किया गया, 2 अक्टूबर 2023 को सेलिब्रेट किया गया। और पहला मंडे जो होता है अक्टूबर मंथ का, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, हर साल उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम था रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, ध्यान रखना 2023 की बात चल रही है, रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी, रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी, तो 2 अक्टूबर इज द राइट वन।
अब हम डिस्कस करेंगे कुछ बुक्स के बारे में, कुछ जगहों के बारे में देखेंगे। ये बुक जो है इट फाइंड्स ए होम, ये बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, इट फाइंड्स ए होम। इनमें से कौन सी बुक जो है इंडियन पॉलिटिशियन शशि थरूर की लिखी गई है? तो इसमें जो बुक लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा, तो वो लिखी गई है ए वंडरलैंड ऑफ वर्ल्ड्स। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पे। इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जहां पे पहली बार इंटीग्रेट किया गया है ग्रीन अर्बन रोड जो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है? ग्रीन अर्बन रोड जो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है, तो वो है जी आपका मेरठ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये कंस्ट्रक्ट करी गई है मेरठ में अंडर द चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, अंडर द चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। ये कौन सा इंडियन बैंक है जिसने साइन किया है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल? पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल जो साइन किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये PCAF दैट इज पार्टनरशिप फॉर अकाउंटिंग फाइनेंशियल जो है एक आपका ग्लोबल अलायंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जो कि कोलैबोरेट कर रहा है डेवलपिंग और जो डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग एंड डिस्क्लोजिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। कहने का मतलब ये है, ये एक अलायंस है जो कि जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट और लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं, वहाँ से कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसके स्टैंडर्ड्स को असेस करने के लिए, और ये सब चीज़ें करी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। पहली स्टेट जहाँ पे इंडिया कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा गर्ल्स को कि वो सैनिटरी नैपकिन जो हैं बाय कर सकें, तो वो है जी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश पहली जो है गवर्नमेंट है, पहली सरकार राज्य सरकार है जिसने ये बात करी। इंडिया का पहला 24 आवर ग्रेन ATM जो है आपका ओपन किया गया है कहाँ पे? ग्रेन ATM ये ओपन किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंतर्गत, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा, और ये इसका नाम क्या है? अन्नापूर्ति, अन्नापूर्ति दैट इज ग्रेन 24 आवर ग्रेन ATM, अन्नापूर्ति इसका नाम है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 इज द राइट वन। पहली स्टेट इंडिया में जिसने अनाउंस किया है कि वो सारी क्रॉप्स को परचेज करेगा MSP के ऊपर, तो वो है हरियाणा सरकार। MSP जो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कमीशन ऑन कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस अनाउंस करती है, और ये 23 क्रॉप्स के ऊपर प्रोवाइड करी जाती है। तो हरियाणा सरकार ने बोला है कि हम सब चीज़ों जो है मतलब MSP के ऊपर जो है परचेज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। वर्ल्ड की पहली कमर्शियल कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है। कि ये पहली बार ट्रेन अनवील करी गई चाइना के द्वारा, मतलब इसका जो है अनावरण किया गया चाइना के द्वारा, नहीं ये सॉरी जापान के द्वारा नहीं, ये चाइना के द्वारा किया गया था, चाइना के द्वारा किया गया था, ना कि जापान के द्वारा। इसका नेम है सेट्रोवो 1.0। सो ये ऑप्शन सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी ओनली इज द करेक्ट आंसर, बी ओनली। अब हम बात करेंगे कुछ खेल के बारे में। इनमें फ्रेंच ओपन 2024 जो जीता है वो किसने जीता है? दैट इज इगा स्विटेक ने जो है ये टाइटल जीता है लगातार तीसरी बार। ये ऑप्शन सही है, लगातार तीसरी बार, और ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये इनका चौथा फ्रेंच ओपन टाइटल है ओवरऑल कैटेगरी में। देखिए ये जो है थर्ड कंसेक्यूटिव विन है, और फोर्थ ओवरऑल है, फोर्थ ओवरऑल है, ना कि फ्रेंच वाला है, फोर्थ ओवरऑल है, ना कि फोर्थ फ्रेंच ओपन नहीं है, ये फोर्थ ओवरऑल है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। विंबलडन 2024 के लिए आपको पॉइंट बताना है। नाम है अल्कराज। अल्कराज जो है इन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन मेन सिंगल टाइटल जीता है सेम ईयर के अंतर्गत। ये ऑप्शन सही है। ये अल्कराज जो हैं इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, विंबलडन जीता है, और अगर दोनों जीतते हैं एक साथ एक साल में तो उसको हम बोलते हैं चैनल स्लैम। क्या बोलते हैं? चैनल स्लैम। अगर विंबलडन भी जीत जाते हैं, फ्रेंच भी जीत जाते हैं, तो उसे हम चैनल स्लैम बोलते हैं। ये अल्कराज जो है एक स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, ये स्पेनिश प्लेयर हैं ये, और इस चीज़ को हम चैनल स्लैम के नाम से जानते हैं। यस, ये ऑप्शन दो है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी द करेक्ट आंसर। बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड। यूएस ओपन 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है क्या सही है। यानिक सिनर ये पहले इटालियन प्लेयर बने हैं जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है यूएस ओपन के अंतर्गत। ये ऑप्शन सही है।
ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम विन है, ये पहला ग्रैंड स्लैम विन है, नहीं इनका पहला नहीं है। तो ये इन्होंने ऑलरेडी जो है 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता लिया है इन्होंने, 2024 में जीता था, फ्रेंच ओपन जीता था, ठीक है, और यूएस ओपन, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था इन्होंने, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और यूएस ओपन जीता था 2024 में, ठीक है। तो ये पहला ग्रैंड स्लैम नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है, क्या ऑप्शन सही है। ये रोहन बोपन्ना जो हैं पहले ओल्डेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने मेंस डबल टाइटल 43 एज में जीता है, ये ऑप्शन सही है। रोहन बोपन्ना इंडिया से, और ये इनका सेकंड ग्रैंड स्लैम है, नहीं इनका तो फर्स्ट है, पहला ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली। पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है। पेरिस ने होस्ट किया था समर पैरालंपिक गेम्स पहली बार, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। ये ओपनिंग सेरेमनी जो है उनकी जो है इनसाइड द स्टेडियम हुई थी, नहीं ये आउटसाइड द स्टेडियम देखने को हमें मिली थी, आउटसाइड द स्टेडियम। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, 1 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1। इंडिया की परफॉर्मेंस पेरिस पैरालंपिक गेम्स के अंतर्गत क्या है। तो पहला पॉइंट कहता है इंडिया ने जो है आपका 29 मेडल जीते हैं पैरालंपिक गेम्स में, ये ऑप्शन सही है। और यहाँ पे जो है सुमित अंटोल ने पहली बार जो है गोल्ड मेडल जीता है, गलत, ये पहले भी जीत चुके, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट। क्लोजिंग सेरेमनी जो 2024 की पैरालंपिक्स की हुई थी उसमें आपको पॉइंट बताना कौन सा सही है। क्लोजिंग सेरेमनी के अंतर्गत ये हुई थी स्टेडे दे फ्रांस स्टेडियम के अंतर्गत देखने को मिली थी, ये ऑप्शन सही है। हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल ने पार्टिसिपेट किया था इंडियन फ्लैग बियरर के रूप में जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, ये ऑप्शन सही। ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं जी आपके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। लॉस एंजलिस 2028 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है। ये हुई थी लॉस एंजलिस में और ये 18वीं समर पैरालंपिक्स गेम्स थी। ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये आपकी गेम जो 2027 में होंगी, ये नहीं यार 2028 में है, ये नॉट विल हेल्ड नॉट इन द 2027, ये 2028 में है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही सही बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, और 1 ओनली। 2024 पैरालंपिक्स गेम्स का जो मैस्केट है वो है ओलंपिक फ्रीज, ये ऑप्शन सही है। इसका जो मोटो है पेरिस ओलंपिक्स का वो है एलोन वी गो फॉरवर्ड, ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लिखा है इसका स्टेटमेंट, मतलब इसका थीम जो है वो है, मोटो जो है वी जो है टुगेदर वी गो फर्दर, ये इसका थीम है, टुगेदर वी गो फर्दर, ये ऑप्शन गलत है। तो आपका स्टेटमेंट ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1। पेरिस 2024 का जो मैस्केट है इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताने हैं। ये ट्रेडिशनल फिर्जियन कैप के ऊपर बेस्ड है आपका, ये ऑप्शन सही है। ये मैस्केट जो है 2032 की गेम का है, नहीं भाई 2024 की। तो पहला सही, दूसरा गलत है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। इंडिया क्रिकेट टीम और श्रीलंका 2024 में गए थे, ये इंडिया श्रीलंका में गई थी, तो उसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है। इंडिया ने डिफीट किया T20 सीरीज में श्रीलंका को, ये ऑप्शन सही है, और 3-0 से इन्होंने मात दी है। श्रीलंका जीता है, नहीं भाई इंडिया जीता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली द करेक्ट आंसर, ओनली 1, क्योंकि एक सेकेंड, इंडिया ने, अच्छा यहाँ पे एक चीज़, इंडिया ने T20 सीरीज जीती है 3-0 से, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीलंका वन द ODI, यस ये सही है, ठीक है, श्रीलंका ODI सीरीज जीती है। T20 तो इंडिया जीता था, ठीक है, इंडिया जीता था 3-0 से, लेकिन श्रीलंका जीती थी ODI सीरीज 2-0 से, ये ऑप्शन सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट वन। इंडियन क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे 2 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है, और यहाँ पे जो है वॉशिंगटन सुंदर को डिक्लेयर किया गया बेस्ट प्लेयर सीरीज का, ये ऑप्शन सही है। इंडिया ने टेस्ट सीरीज T20 जो सीरीज जीती है वो आपकी लॉस्ट करी है, इंडिया लॉस्ट द टेस्ट T20 सीरीज 4-1 से, भाई इंडिया जो जीती है 4-1 से जीती, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली। T20 एशिया विमेन एशिया कप 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना कौन सा सही है।
श्रीलंका जो है इस टूर्नामेंट में रनर अप रही थी। ये जो है आपका पॉइंट जो है करेक्ट बताना है, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका ने टाइटल जीता था। श्रीलंका ने टाइटल जीता था और इंडिया जो थी वो रनर अप थी, रनर अप थी। ठीक है, तो इसमें तो कोई भी पॉइंट आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? नीदर वन नॉट टू। आईसीसी आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है। आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। इंडिया ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं जिनका नाम है दैट इज क्वेना क्वेना मापहाका, इन्होंने जो है टूर्नामेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ? पहला सही, दूसरा गलत है। ओनली वन स्टेटमेंट इज द राइट वन। 2023 एशिया कप के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है। इंडिया ने लगातार 8वीं बार एशिया कप 2023 जो है वो जीता है, ये सही है। और पाकिस्तान रनर अप रही है? नहीं, श्रीलंका रनर अप रही है। श्रीलंका रनर अप रही है, पाकिस्तान नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर। 16वां एशिया कप की अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे 8वीं बार लगातार जो है जीता है, इंडिया ने जीता है। ठीक है, रनर अप श्रीलंका रही है। होस्ट कंट्री जो थी वो थी आपकी पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ध्यान रखना है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो निकला था इसमें से, प्लेयर ऑफ द सीरीज वो थे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव इंडिया से, ये ध्यान रखना। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। हीरो मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है हीरो मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का, ये ऑप्शन सही है। चाइना ने जो है ज़्यादा गोल मारे हैं इस टूर्नामेंट में, ये ऑप्शन जो है गलत है जी आपका, क्योंकि साउथ कोरिया के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है यांग जीहुन, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं। ठीक है, और इस हीरो मैन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो होस्ट कंट्री था, वेन्यू जो था वो था चाइना। ठीक है, और गोल्ड जीता है इंडिया ने और इंडिया का 5th टाइटल था ये। और सिल्वर जो जीता है वो जीता है चाइना ने, ध्यान रखना है। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो थे वो थे हरमनप्रीत सिंह, के इंडिया के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। और बेस्ट गोलकीपर जो था, बेस्ट गोलकीपर, क्या गोलकीपर का अवार्ड जीता है वांग वांग वांग्स याऊ, चाइना का। क्या, तो इसमें ऑप्शन पहला ही सही है, दूसरा गलत है। 2023 का हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड में आपको ऑप्शन बताना है कौन सा है। हार्दिक सिंह ने बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? नहीं, देखिए ये बेस्ट जो है मिडफील्डर थे, बेस्ट मिडफील्डर। ओके, पिया श्रीजेश ने बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, ये ऑप्शन है आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। और बेस्ट प्लेयर जो था, ठीक है, जो है बेस्ट प्लेयर, तो ये भी ऑप्शन गलत, पिया श्रीजेश भी गलत है जी, ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि वो थे वांग याऊ, चाइना के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है अच्छा, ये हॉकी इंडिया का अवार्ड है, सॉरी, ये हॉकी इंडिया का अवार्ड है, ये दूसरा सही है, दूसरा सही है और पहला गलत है। यस, ऑप्शन नंबर 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये हॉकी इंडिया का एनुअल अवार्ड है, दूसरा सही है, क्योंकि हम इसको कर रहे थे इसी के साथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 ओनली द राइट वन। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 के रिगार्डिंग आपको बताना है। मेसी ने बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है, ये ऑप्शन जो है सही है। और एथेना बोनमाती ने बेस्ट मेंस गोलकीपर अवार्ड जीता है? नहीं, ये बेस्ट फीमेल गोलकीपर अवार्ड है, तो ये ऑप्शन सही है। ओनली जो है वन स्टेटमेंट इज द राइट वन, ओनली वन स्टेटमेंट। फॉर्मूला 1 के मेजर रेस टूर्नामेंट 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है इस जो है लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है, ये सही है। चार्ल्स लेक्रक ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है, ये गलत है जी, क्योंकि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ओनली द राइट वन। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया है हॉकी प्लेयर अशोक कुमार सिंह जी को दिया गया है, बिल्कुल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है। ये अवार्ड जो है ये जो है प्लेयर को दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को, ये ऑप्शन गलत है। देखिए, ये जो अवार्ड है हरमनप्रीत सिंह की अगर बात करते हैं तो इनको लिखा है
इनको अवार्ड मिला है प्रगट सिंह अवार्ड, प्रगट सिंह अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट डिफेंडर, फॉर द बेस्ट डिफेंडर। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो वन स्टेटमेंट इज द राइट वन। जय शाह के बारे में बताना है कि ये इलेक्ट किए गए हैं नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। सही है पॉइंट आपका। इनको जो है 40 साल में इन्होंने ये जो है आईसीसी के चेयरपर्सन बने नहीं, 35 साल में। पहला सही है, दूसरा गलत है। ओनली वन स्टेटमेंट इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेट। गौतम गंभीर के रिगार्डिंग आपको बताना है, वो हेड कोच बने हैं टीम इंडिया के, ये ऑप्शन सही। मोर्ने मॉर्कल जो है वो बैटिंग कोच बने नहीं, ये बॉलिंग कोच बने हैं, बॉलिंग कोच बने हैं ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। वन इज द करेक्ट आंसर। रविचंद्रन अश्विन के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है, इन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं 37th टाइम, 33वीं बार, ये ऑप्शन सही है। और ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के अंतर्गत। नहीं, ये जो है 37 बार इन्होंने 5 विकेट लिए हैं, तो इन्होंने इक्वल कर लिया है शेन वॉर्ने का अवार्ड। ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर अभी भी जो है मुथाया मुरलीधरन है, जिन्होंने 67 टाइम जो है 5 विकेट्स ली हैं, 67 टाइम। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? वन ओनली इज द राइट वन। सुनील छेत्री जी के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉइंट जहां पे सही है। इन्होंने 94 गोल मारे हैं 151 इंटरनेशनल मैचेस के अंतर्गत, ये ऑप्शन सही है। ये हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे हैं इंडिया की साइड से, ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। और मोस्ट इंटरनेशनल अपीयरेंसेस रही है इंडिया के लिए, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। बोथ 1 and 2 इज द राइट वन, बोथ 1 and 2। खेलो इंडिया इमर्जिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति प्रोग्राम, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है। ये प्रोग्राम जो है 9 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में होता है, ये बिल्कुल है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यूथ है उसको ड्रग्स जो स्पोर्ट्स के अंतर्गत यूज करते हैं उसको उनसे दूर रखना, ये ऑप्शन सही। कीर्ति प्रोग्राम 9 से 18 साल के लिए और ड्रग्स से दूर रखना यूथ को, ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है जी, स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सही है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी है आपकी ओलंपिक मूवमेंट के अंतर्गत, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसको फाउंड आउट किया गया था 1894 में, 1894 में, 2 साल पहले ही जब आपका फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुआ था 1896 में, उससे 2 साल पहले इसको फाउंड आउट किया गया था। और ये सुप्रीम अथॉरिटी है, यस। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। ओलंपिक गेम्स का जो मोटो है वो क्या है? वो है सिटियस, ऑल्टियस एंड कोटियस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। और जिसका मतलब क्या होता है? फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। और ये एक लैटिन भाषा से वर्ड लिए गए हैं ये वाले, ठीक है। फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर इसका जो है मोटो होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। 3 सिंबल जो इंक्लूड किए गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, वो कौन से हैं? वो है जी गोल्ड मेडल, ट्रम्पिक फ्लेम एंड मेरियन। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और ये डिजाइन रिप्रेजेंट करता है अचीवमेंट को, शेयर्ड एनर्जी को और स्पिरिट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक को, स्पिरिट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक को। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इज द राइट वन। पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल मतलब मेडल जीते हैं? ये देखिए जी, इन्होंने 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फ्लैग बीरर जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी पेरिस ओलंपिक 2024 में, वो कौन थे? वो थी शरत कमल एंड पीवी सिंधु जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शरत कमल एंड पीवी सिंधु वो फ्लैग बीरर थे। मनु भाकर और पिया शेजेश, ठीक है, वो क्लोजिंग जब आपकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी तो वो आपके फ्लैग बीरर थे, मनु भाकर एंड शेजेश, क्लोजिंग सेरेमनी में। मनु भाकर ने पहली बार मेडल जीता पेरिस ओलंपिक्स में किस स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंतर्गत? शूटिंग में। पहली इंडियन जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं सेम एडिशन ओलंपिक्स में, तो ऑप्शन नंबर था करेक्ट आंसर। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, पहली जो है इंडियन विमेन बनी जिन्होंने ओलंपिक के अंतर्गत शूटिंग मेडल में ब्रॉन्ज जीता। जैसे ही इन्होंने ब्रॉन्ज जीता फिर उसके बाद इन्होंने मिक्स्ड टीम कैटेगरी के अंतर्गत 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह के साथ जो है फिर मेडल जीता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। यहां पे स्वप्निल कुसाले ने तीसरी बार मेडल जीता है शूटिंग में, वो इंडिया का बिगेस्ट अचीवमेंट है किसी कैटेगरी में, सिंगल एडिशन ऑफ ओलंपिक्स कैटेगरी। ये बिल्कुल सही है, ये तीसरा मेडल इन्होंने जीता है।
और सिंगल स्पोर्ट्स किसी भी मतलब सिंगल एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स। दूसरा है अमन सहरावत, ये इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट बने हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में। ये भी ऑप्शन सही है, यंगेस्ट बने हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन। 5 रिंग्स ओलंपिक रिप्रेजेंट क्या करती हैं? ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑप्शन की यहाँ पे मैं पिक्चर लगाना भूल गया, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एशिया को येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, अफ्रीका को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, अमेरिका को यानी कि यूएस को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और यूरोप को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है क्या। और इसका ये रिंग सिंबलाइज करती हैं यूनिटी, ग्लोबल ब्रदरहुड और टुगेदरनेस ऑफ एथलीट्स फ्रॉम ऑल द कॉन्टिनेंट। ऑप्शन नंबर 5 कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर। किस कंट्री ने मोस्ट गोल्ड मेडल जीते हैं 2024 की पेरिस ओलंपिक्स के अंतर्गत? तो वो जीते हैं अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका ने मेडल टैली में सबसे हाईएस्ट जीते हैं, तो 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो टोटल 126 जीते हैं यहाँ पे। चाइना ने भी 40 गोल्ड जीते हैं, लेकिन नंबर ऑफ गोल्ड टोटल जो मेडल हैं वो 91 है। तो यूएस और चाइना ने दोनों ने बराबर गोल्ड जीते हैं, ये रखना है। टोटल 126 यूएस ने, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान आता है। आप मेंस हॉकी में बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो था इंडिया के ओलंपिक टैली, जहां पे 13 मेडल जीते हैं इंक्लूडिंग 8 गोल्ड। यहाँ पे मेंस हॉकी जो है इंडिया का ओलंपिक मेडल टैली में, जहाँ पे उन्होंने 8 गोल्ड जीते हैं आउट ऑफ 13 टोटल मेडल्स। यस, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरे नंबर पे है रेसलिंग, जिसने 7 मेडल जीते हैं। इंडिया ने रिटर्न किया है बेस्ट एवर परफॉर्मेंस पेरिस 2024 में, जहाँ पे उन्होंने 7 मेडल जीते इंक्लूडिंग 1 गोल्ड। देखिए, इंडिया जो रिटर्न कर गई है वो आपका जो 2024 में नहीं, टोक्यो में था। टोक्यो 2020 इनका बेस्ट एवर परफॉर्मेंस था, जहां पे इन्होंने 7 जो है मेडल जीते थे। इसमें 1 गोल्ड था आपका, और 1 गोल्ड था, और बाकी दूसरे अवार्ड थे। और इस बार पेरिस में इन्होंने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 आपका सिल्वर आता है, ठीक है, और 5 आपके ब्रॉन्ज आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये 6 मेडल जीते हैं, यहाँ पे इन्होंने 7 मेडल नहीं जीते हैं, यहाँ पे दूसरा गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत। ओनली 1 स्टेटमेंट इज द राइट वन। हाईएस्ट विकेट टेकर आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कौन है? तो वो बने हैं मोहम्मद शामी। 2023 की बात चल रही है मेंस क्रिकेट की, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने 7 मैचेस के अंतर्गत 24 विकेट्स लिए हैं, यहाँ पे 24 विकेट। ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट मेल एथलीट अवार्ड 37th नेशनल गेम 2023 में कौन रहा है? वो है श्रीहरि नटराज। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? ए द करेक्ट आंसर। ओलंपिक स्विमर रहे हैं ये, 8 गोल्ड इन्होंने जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 1 ब्रॉन्ज जीता है, और बेस्ट मेल एथलीट बने हैं 37 नेशनल गेम। और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? 1 इज द करेक्ट आंसर। ये इंडियन स्विमर हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया था वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप में, जो साउथ कोरिया में देखने को मिली थी, दैट इज इन द 2018 एंड 2019 में रिप्रेजेंट था इंडिया की साइड से। 37 नेशनल गेम्स जो हैं आपकी ऑफिशियली इसको जो 37 नेशनल गेम ऑफ इंडिया कहते हैं, और 2023 की जो गेम्स हुई थी वो गोवा में देखने को हमें मिली थी। ऑप्शन नंबर 1। 19वीं एशियन गेम 2023 में इंडिया के मेडल कितने आए हैं? तो वो आए हैं 107 मेडल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें से 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज देखने को हमें मिले हैं। इंडिया ने अपना प्रीवियस रिकॉर्ड 70 का पार किया है उसने, ठीक है। चाइना ने इस मेडल टैली में लीड किया है और उसने 201 गोल्ड जीते हैं। उसके बाद जापान है, जापान ने मेडल जीते हैं 52 गोल्ड जीते हैं, और साउथ कोरिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं 42। 2022 का जो एशियन गेम है, 2022 का एशियन गेम, उसको ऑफिशियली बोलते हैं 19th एशियन गेम्स, जो कि हैंगजो में हुई थी, हैंगजो चाइना 2022 में। और मल्टी स्पोर्ट्स है ये, 2000 वैसे 2022 में नहीं हुई थी, लेकिन 2023 में, क्योंकि पैंडेमिक वगैरह हो चुका था। यहाँ पे एशियन गेम जो होती हैं हर 4 साल बाद देखने को मिले, और पहली बार 1951 में गेम हुई थी ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी द राइट वन। इंडिया के हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में कैप्टन कौन थे? वो थे आपके हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जो थे अमित रोहिदास जो थे वो थे वाइस कैप्टन, ठीक है। और इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर में डिफेंडर, ये जो है इंडिया की साइड से डिफेंडर थे, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को ये चीज़ें।
ठीक है। और ये हॉकी वर्ल्ड कप जो है 15वां एडिशन था हॉकी वर्ल्ड कप का, और ये हुआ था आपका कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, और जहाँ पे आपका 20,000 की सीट देखने को में मिलती हैं, मतलब बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पे। और भुवनेश्वर में भी हुआ है और राउरकेला इंडिया में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जर्मनी ने जो है अपना अ, बस ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, हरमनप्रीत सिंह। टेनिस प्रीमियर लीग जो 2023 में हुई थी वो कहाँ पे हुई है, तो डेट इज इन द पुणे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे, डेट इज इन द बालेवड़ी स्टेडियम में देखने को हमें मिली है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का कौन जीता है, तो वो जीते हैं सुमित कुमार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सुमित कुमार, वेरी इंपॉर्टेंट। विजय हजारे ट्रॉफी जो कि एक एनुअल जो है क्रिकेट के साथ जो है लिंक करती है, ऑप्शन नंबर बी। सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 का जीता किसने है, तो वो जीता है जर्मनी ने। और ये जो है जर्मनी ने दूसरी बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका, बी। और ये हॉकी का कप होता है, हॉकी का इंटरनेशनल इवेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये होता है अंडर 21 एज के अंतर्गत होते हैं जो बच्चे लोग, मेंस अंडर 21 मेंस जो है फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो मलेशिया में होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। 14वां साफ चैंपियनशिप 2023 ये हुआ कब था, तो ये मतलब रनर अप कौन रहा है, तो वो कुवैत रहा है, ठीक है। और इंडिया की जो मेंस फुटबॉल टीम है उसने जो है टाइटल जीता है और डिफीट किया है कुवैत को, 5-4 से डिफीट किया है। और ये हुआ कहाँ पे था, बेंगलुरु में। सुनील चेत्री ने इसमें 6 गोल मारे थे, 6 गोल दिए हैं, अपनी इस टॉप स्कोरर रहे हैं टूर्नामेंट में, 6 गोल मारे हैं। साफ जो है एक आपकी फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसे हम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये रनर अप रहे हैं कुवैत में, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज ये थे हमारे करंट अफेयर, एक वीडियो रहती है बस आपकी, अब उसको भी हम फटाफट कल निपटाएंगे और सारे जो है घटना चक्कर आपकी पूरी करंट अफेयर की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी इसकी पीडीएफ चाहते हो, बाकी क्लासेस चाहते हो, जो भी मेरी मैराथन क्लासेस होती हैं जीएस के रिगार्डिंग, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी लेक्चर डाउट कहीं से भी हो, पेड कोर्स से, यूट्यूब से, कहीं से भी कोई डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम। बाकी आप लोग जो हैं स्टेट पीसीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हमारे ये बैचेस आते हैं 25 तारीख, यानी कि आज ये बैच स्टार्ट हो चुका है शाम को 6 बजे से। अगर आप ये कोड लगाते हैं VIP लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे बैचेस के अंतर्गत। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आपने मुझसे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। हमारे सारे कोर्सेज के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में है, नहीं तो आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच। नाउ वी विल डिस्कस ऑपरेशन और कैंपेन्स, ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऑपरेशन वॉर एक्सरसाइजेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बाकी देशों के साथ जो करते हैं उनके रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विष्णु युद्ध अभ्यास 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल मॉक ड्रिल है जो कि आपको पेंडेमिक प्रिवेंशन के लिए प्रिपेयर करता है, ये ऑप्शन सही है। ये ऑपरेशन जो हुआ था जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ था, ये ऑप्शन गलत है, पहला सही दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये हुआ था जी अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में किया गया था, और ये नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत किया गया है, सो डैट जितने भी पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए हम नेशनल मॉक ड्रिल प्रॉपर तरीके से कर सके। ऑप्शन नंबर 1। रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है। ये सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये ऑप्शन गलत है जी, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है वर्ल्ड में। और इंडियन नेवी से इसमें INS विक्रांत ने रिप्रेजेंट किया था, ये गलत है जी, इसमें INS शिवालिक ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया की साइड से। ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये हुआ कहाँ पे था, दैट इज द पर्ल हार्बर के ऊपर ही होती है ये एक्सरसाइज, पर्ल हार्बर। ये कहाँ पे है, हवाई, पर्ल हार्बर हवाई US में देखने को में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कौन सा सही है। और ये कैंपेन जो है लॉन्च करी गई है प्रधानमंत्री मोदी के जी द्वारा, ये ऑप्शन गलत है जी, ये हमारे यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री के द्वारा करी गई थी। ये मेन थीम जो है इसका क्या है, टेक केयर ऑफ डायरिया प्रिवेंशन क्लीनिनेस एंड ORS जो है ये प्रोवाइड करना, ये ऑप्शन।
पहला गलत है, दूसरा सही है। यानी कि साफ सुथरा रखो, डायरिया प्रिवेंट करो और ओआरएस सोल्यूशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिलाओ। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। रेड फ्लैग 2024 के लिए आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। नंबर 1, ये एक्सरसाइज जो है अलास्का में करी गई है, ये ऑप्शन सही है। और ये एक मल्टीनेशनल एडवांस्ड एरियल वॉरफेयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो अलास्का यूएस में देखने को मिली है। इसमें रफाइल फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं इंडियन एयरफोर्स से यहाँ पे जो है मतलब पार्टिसिपेट किए गए थे। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पहली बार था जब हमारे रफाइल फाइटर जेट जो हैं इंडियन एयरफोर्स के पार्टिसिपेट किए हैं। ये ऑप्शन सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं जी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका, बोथ 1 एंड 2। इसका ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2 अलास्का यूएस में हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2024 ये ऑर्गेनाइज करी कौन से शहर में? तो ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी गई है न्यू दिल्ली के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द साइबर सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें हम इंडियंस को जो कैरेबियन कंट्री हाइती है वहाँ पे वायलेंस हुआ है, वहाँ से इवैक्यूट करने के लिए, वहाँ से लोगों को निकालने के लिए, तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती, नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन इंद्रावती वहाँ पे किया गया था जहाँ से लोगों को, फंसे लोगों को जो है कैरेबियन कंट्री हाइती से निकालना है। नंबर 1। किसने ये स्कीम लॉन्च करी है? हमारा संविधान हमारा प्राइड रिस्पेक्ट। तो ये जनवरी 2024 में लॉन्च करी गई थी। ये हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये जो है कैंपेन जो है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने लॉन्च करी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, जहाँ पे इन्होंने 75वां रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑपरेशन कामधेनु, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर में, ये ऑप्शन सही है जी। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें जो एनिमल ट्रैफिकिंग है, तो एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं और मतलब चोरी वगैरह करके उनको ख़त्म करना था। मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस काउ वॉज प्रमोटेड थ्रू दिस ऑपरेशन, गलत। ये एनिमल ट्रैफिकिंग के लिए था, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर 1। संप्रीति 2023 की एक्सरसाइज हुई है इंडियन आर्मी और कौन सी कंट्री की सर्विसेज के बीच में? ये इंडियन आर्मी और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति 2023 की एक्सरसाइज हुई है। ये हुई थी उमरोई मेघालय में, उमरोई मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। अब हम जानेंगे हमारे क्वेश्चंस कमेटीज कमीशंस के बारे में, तो अच्छे से समझना है। कौन सी चेयरमैनशिप है, किसकी चेयरमैनशिप में हाई लेवल कमेटी बनाई गई एक्सपर्ट्स की? एनटीए है ये, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सो डैट हम ट्रांसपेरेंट, स्मूथ और फेयर कंडक्ट कर पाए एग्जामिनेशन। जितने बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाई गई है और ये बनाई गई है डॉक्टर के राधाकृष्णन जी की चेयरमैनशिप में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसरो के चेयरपर्सन रहे हैं राधाकृष्णन जी, इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन रहे। इनमें कौन सी कमेटी है जो एग्जामिन करेगा, जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक के लिए और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, मतलब एग्जामिन करेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म करेगा। तो ये जो है आपके एपी होता, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एपी होता के द्वारा जो है ये सारी कमेटीज जो हैं आपका काम देखेंगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। अब थोड़े से क्वेश्चन सबमिट वगैरह के भी मैंने इसी में डाल दिए हैं, तो देख लेना। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का तो ये प्रपोज किया गया है कौन से शहर में? नवंबर 2024 में, ये गोवा में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री जो है इसको ऑर्गेनाइज करेगी। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो ग्रीन हाइड्रोजन 2024 के ऊपर हुआ है वो कौन से शहर में हुआ है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में देखने को हमें मिला है। सितंबर में देखने को मिला था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 1। पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था इंडिया में, सोलर इंटरनेशनल फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर सी। और भारत मंडपम न्यू दिल्ली में देखने को हमें मिला है और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी।
इनमें आपको स्टेटमेंट बताना है फर्स्ट कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है, कौन सा पॉइंट जो है आपका सही है। ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये रांची में देखने को हमें मिली है, गलत। ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2024। और इसका जो मेन थीम था वो था स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इन आर्म्ड फोर्स। बिल्कुल सही है जी, आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से रहना है और सिक्योर करना है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है आर्म्ड फोर्स। ये ऑप्शन पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ई गवर्नेंस 2024 का ये ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पे? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये है जी मुंबई में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी द राइट आंसर, मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र। और इसका जो थीम है वो है डेवलप्ड इंडिया सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। तो दिस इज द मेन थीम। मतलब ये ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें थीम यही है, इंडिया को डेवलप करना है, सिक्योर और सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी करनी है। ऑप्शन नंबर सी। AMO इंडिया 2024 ये कब ऑर्गेनाइज किया गया है? देखिए जी, AMO इंडिया 2024 जो है एक मिलिट्री एम्यूनिशन में आप बंदूकें वगैरह शो ऑफ करते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है फिक्की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया, ये सही है। ये कहाँ पे किया गया था? न्यू दिल्ली। इसका जो मेन थीम था मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड ये थीम था। ये ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन द राइट आंसर। और ये जो है फिक्की के द्वारा न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, मिलिट्री एम्यूनिशन प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है, कौन सा है। ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ में, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, गलत। इसको भोपाल में किया गया था, मध्य प्रदेश। और इसका मेन थीम था कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन नेशनल डेवलपमेंट। ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका जो मेन थीम था वो था प्रमोशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल। तो इसका ऑप्शन दो है, दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू इज द राइट वन। तो इसका जो मेन थीम था वो था नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस, अमृतकाल में प्रमोशन देना। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन है जी, फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है, कौन सा सही है। ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द एजिस ऑफ यूनेस्को। ये ऑप्शन सही है, यूनेस्को के अंतर्गत पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस किया गया है। और इसमें जो है साउथ कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए किया गया है। पहली बात तो साउथ कॉपरेशन। इसका जो मेन थीम है वो है ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ये ऑप्शन सही है, ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस साउथ कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए न्यू दिल्ली में और यूनेस्को के द्वारा करी गई सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज द राइट वन। वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है, था सही है। टेक लीडर फोरम इंडिया का जो है लॉन्च किया गया इस समिट के ऊपर। ये ऑप्शन सही है। ये समिट जो है अबू धाबी में हुआ, सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, द करेक्ट आंसर। देखिए जी, ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है फेडा द्वारा। व्हाट इज दिस फेडा? दिस इज कॉल्ड फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन। अबू धाबी में किया गया है ये। और यहाँ पे टेक लीडर फोरम ऑफ इंडिया जो है ये लॉन्च किए जाएंगे इस समिट में। ऑप्शन नंबर बोथ 1 and 2 इज द राइट वन। फोर्थ इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये देखने को मिला न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो थीम है वो आपका है बायो एनर्जी पाथ टू विकसित भारत। दिस इज द मेन थीम। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए, दैट इज न्यू दिल्ली इज द राइट वन। पहला IDF रीजनल डायरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक 2024 का ऑर्गेनाइज किया गया कौन से शहर में, भारत में? तो ये कोची केरला में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका मेन थीम क्या था? फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरी फार्म में जो है इसमें फार्मर इनोवेशन प्रॉपर तरीके से करना।
कोची केरला, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस 2024 जो है आपकी स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। ये शिमला हिमाचल प्रदेश में देखने को हमें मिली, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में ना करके देहरादून में देखने को हमें मिली थी, देहरादून उत्तराखंड, और इसको किया गया है CSIR के द्वारा। CSIR दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इसके द्वारा जो है यहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है देहरादून उत्तराखंड में, जिसका मेन रोल है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशन, ये बताना। ये ऑप्शन सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। वाटर वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? ये ऑर्गेनाइज किया गया बाली में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और इसका थीम था वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी द मेन थीम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। इंडिया G6G 2024 का रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इस कॉन्फ्रेंस को कलकत्ता में होल्ड किया गया, ये ऑप्शन गलत है जी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, और इसका जो थीम था वो था 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी फॉर ए डिजिटल वर्ल्ड, यस ये ऑप्शन सही है, 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी फॉर डिजिटल वर्ल्ड, ये आपका मेन थीम था, तो पहला गलत दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 19वां सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन फोरम का फॉरेस्ट के ऊपर, जो हुआ 2024 में। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये कब हुआ, कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, न्यूयॉर्क USA में, ऑप्शन नंबर 1, और यूनाइटेड नेशन फोरम के द्वारा किया गया है न्यूयॉर्क US में, ऑप्शन नंबर 1। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का, तो ये वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कौन सा सही है। ये रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया, ये ऑप्शन सही है, रोटरडैम नीदरलैंड में। इंडिया जो है अपना पहली बार पेविलियन जो है इस कॉन्फ्रेंस में उसने सेटअप किया, ये भी ऑप्शन सही है, रोटरडैम नीदरलैंड में, और इंडिया ने पहली बार अपना पेविलियन यहाँ पे बनाया ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ऑप्शन नंबर सी द राइट वन। यूनाइटेड नेशन फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 के रिगार्डिंग आपको कौन सा सही है? ये डिजिटल जो पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, दिल्ली में हुई, ये गलत है, क्योंकि ये हुई न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क USA में, और ये जो है कॉन्फ्रेंस के जो है लीडरशिप ऑफ इंडिया की लीडरशिप में जो है ये कंडक्ट करी गई, ये सही है, पहला गलत है दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो ये मीटिंग हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये न्यूयॉर्क USA में देखने में मिली है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। थर्ड समिट जो है डेमोक्रेसी 2024 के लिए कहाँ पे हुआ है? ये सियोल साउथ कोरिया में देखने को हमें मिला है, सियोल साउथ कोरिया, ठीक है, और इसका जो थीम था वो था डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन, डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन का मेन थीम है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, थर्ड समिट, ऑप्शन नंबर 1। राइसीनिया डायलॉग 2024 जो है इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। ये इनॉग्रेट किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ये ऑप्शन गलत है। ये इनके चीफ गेस्ट थे ग्रीस प्राइम मिनिस्टर दैट इज कॉल्ड आपका किरियाकोस मित्सोताकिस थे, इनके चीफ गेस्ट थे, ये ऑप्शन सही है। देखिए इनको जो इनॉग्रेट किया गया, ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये राइसीनिया डायलॉग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और प्लस जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, और इसका जो थीम था वो था चतुरंगा, दैट इज चतुरंगा मतलब 4 चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट, दिस वाज द ट्रिपल सी टेट्रा सी, दैट इज चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। इसको इनॉग्रेट किया गया था दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसके चीफ गेस्ट थे जो आपके ग्रीस के चीफ गेस्ट थे, यानी कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोताकिस थे। यस, ये ऑप्शन सेकंड वाला सही है, और दूसरे वाला ऑप्शन पहले वाला गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसका थीम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेस्ट कंट्री न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024 में कौन सी थी? तो वो थी आपकी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर सी, और इसका जो थीम था वो था मल्टीलिंगुअल इंडिया, ए वाइब्रेंट
ए वाइब्रेंट ट्रेडिशन, दिस वॉज अ मेन थीम। और सऊदी अरेबिया जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर था। ऑप्शन नंबर सी। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताना है, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2024, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताइए कौन सी सही है। तो ये पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये पार्टनर कंट्री जो है साउथ अफ्रीका है। इस चीज़ के लिए ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। पहली कंट्री जो पार्टनर कंट्री थी दैट वाज तंजानिया, ठीक है। और थीम स्टेट जो थी वो उत्तराखंड थी, गलत। थीम स्टेट जो है वो आपकी गुजरात थी, गुजरात थी। और ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा में होता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, तो नीदर वन नॉट टू का करेक्ट आंसर, नीदर वन नॉट। 27 वर्ल्ड रोड कांग्रेस 2023 हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था दैट इज प्राग, चेक रिपब्लिक में। ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो थीम था वो था प्राग 2023, टुगेदर ऑन द रोड, गैदर ऑन द रोड अगेन, गैदर ऑन द रोड अगेन, दिस वाज द मेन थीम। प्राग 2023 ट्रेडिशन टुगेदर ऑन द रोड अगेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। तो अब हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी ट्रीटीज एग्रीमेंट्स के ऊपर, एमओयूज के ऊपर। अच्छे तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। इस कंट्री के साथ इंडिया ने अपना प्रीवियसली जो एमओयू साइन किया था उसको रिन्यू किया है और ट्रेडिंग द सिविल सर्विस ऑफिसर अगस्त 2024 में। तो इसमें मालदीव्स के साथ जो है उन्होंने अपना एमओयू जो है वो दोबारा से रिन्यू किया है 2024 से 2029 के लिए। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, मालदीव्स इज द करेक्ट वन। पहली स्टेट इंडिया में जिसने इम्प्लीमेंट किया है डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन, जिसमें प्रॉपर तरीके से जितना भी डिजास्टर होगा उसके इंश्योरेंस सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो है आपकी स्टेट नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस कंट्री ने इंडिया के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो है एमओयू साइन किया है, तो वो साइन किया है यूएसए ने। ऑप्शन नंबर वन। और ये मीटिंग हुई थी 46 मीटिंग हुई थी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। और इसमें जो है ये आपका प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट साइन किया गया, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और यूएसए के बीच में। कौन सी कंट्री ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए? तो लिथियम के लिए हमने अर्जेंटीना के साथ जो है हमारा एग्रीमेंट साइन किया है, और जिसमें जो है प्रॉपर तरीके से अर्जेंटीना इंडिया को हेल्प करेगा माइनिंग एक्सप्लोरेशन और लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, अर्जेंटीना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया का पहला कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप बनाने के लिए। किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है? मजगांव डॉक यार्ड शिप बिल्डर के साथ जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, और ये कहाँ से हैं? मुंबई में, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन बनेगा जी बी इज द राइट वन। हम डिस्कस करेंगे अब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे आरबीआई वगैरह है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला बैंक तो सक्सेसफुली जिसने एग्जीक्यूट किया आरबीआई का प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट, तो डैट हम जो है कंपनसेट करें फार्मर्स को थ्रू द क्रेडिट। तो ये कौन से बैंक ने आरबीआई का प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट जो है लगाया है? वो है इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड। कौन सी कंपनी ने कोलैबोरेट किया है ओपन एआई के साथ जो कि सुपर कंप्यूटर स्टारगेट जो है बनाएगा? सुपर कंप्यूटर स्टारगेट जो बनाने वाला है तो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वन। और ये एक्सपेक्ट करेंगे लॉन्च करने का 2028 तक ये प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया जाएगा। इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर ये इस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया है? गति शक्ति रिसर्च सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और एक एमओयू साइन किया गया है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, वाटरवे एंड आईआईएम शिलोंग के बीच में। आईआईएम शिलोंग के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे एंड आईआईएम शिलोंग के बीच में ये जो है गति शक्ति रिसर्च सेंटर है इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है, एमओयू साइन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। रिसेंटली किस कंपनी ने क्लेम किया है कि वो ब्रेन चिप्स को इम्प्लांट करेंगे ह्यूमंस में? तो वो है जी आपकी कंपनी न्यूरालिंक्स। ऑप्शन नंबर बी। और उस चिप का नाम क्या होगा? टेलीपैथी। चिप का नाम होगा टेलीपैथी। कोलकाता बेस्ड कौन सी इंडियन आईटी सर्विस कंपनी है जो वर्ल्ड की दूसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस है?
और ये ब्रांड किया है ब्रांड फाइनेंस ने। तो ये है जी आपकी टीसीएस, टीसीएस कोलकाता। तो ग्लोबली सेकंड नंबर पे है ये। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और सबसे नंबर 1 पे है एक्सेंचर। एक्सेंचर जो है नंबर 1 पे है मोस्ट वैल्यूएबल। दूसरी है टीसीएस। पहला बैंक जिसने जो है एक्टिवली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला अंडर द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो लॉन्च किया था आरबीआई ने, क्या फाइनेंस की इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे, तो अगेन वो बैंक बना है आपका इंडस इंड बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था, विधानसभा ने पास किया था अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड एक्ट 2024 सितंबर 2024 में। तो ये वेस्ट बंगाल असेंबली ने ये कानून पास किया है, जिसमें आपकी बहुत सारी अमेंडमेंट प्रपोज करने की बात करी गई है। आईपीसी 2023 का, इंडियन सिटीजन प्रोटेक्शन कोड 2023 का, एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2022 का, इसमें चेंज करने की बात करी गई है। ये इन्वेस्टिगेशन जो है 21 दिनों के अंतर्गत यहाँ पे करी जाएगी पुलिस के द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो कि एक्सटेंड करी जा सकती है 15 दिन के लिए कुछ वैलिड रीजन देके। तो आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में ये केस हुआ था, ठीक है, तो जिसमें डॉक्टर को डेथ हो गई थी और रेप केसेस था। तो वो ही ये बिल है वेस्ट बंगाल असेंबली ने पास किया है। नंबर क्या बनेगा, बी इज द राइट वन।